गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ना हम जीएस का स्ट्रेटेजी देखेंगे फॉर एसएससी सीजीएल 2023 और इसको आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि जीएस का वेटेज कितना बढ़ गया है, उसका रोल कितना बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि सिर्फ प्रीलिम्स में आता था, ऑल्दो तब इम्पोर्टेंट था क्योंकि मार्क्स काउंट होते थे। अब प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हो गया है, मेंस में जीएस आने लग गया है, तो अब थोड़ा सा हमें ज़्यादा सीरियसली जीएस लेना होगा, क्योंकि ये हमें इन द लॉन्ग रन हेल्प करेगा हमारी रैंक को ऊपर ले जाने में। देखिए, एक एक लेवल तक तो आप सोचेंगे कि हमें सिर्फ जॉब चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे विदाउट जीएस में ज़्यादा मेहनत किए। बट अगर आपको आपका रैंक ऊपर चाहिए, आपको चाहिए कि आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिले, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी और मुझे उसका रिजल्ट मिला। और अगर आप भी करते हैं तो हम कम मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, एंड दैट इज़ अवर गोल। ओके, कम एफर्ट्स डालकर ज़्यादा आउटपुट लेना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक, अगर आप एकदम नए हैं तो जान लीजिए कि प्रीलिम्स में क्या होता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रीलिम्स क्योंकि क्वालिफाइंग हो गया है, तो 25 questions is equals to 50 marks, okay, which is now not that important, although कट ऑफ तो क्लियर करना होगा। तो अब मेंस में भी जीएस आने लग गया है। 25 क्वेश्चंस आएंगे, बट जो ये 75 मार्क्स है, वन क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। तो जो ये 75 मार्क्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपकी रैंक को 7000 से 4000 लाने में। मतलब एक बहुत बड़ा जंप मिलता है एक एक दो दो नंबर से। ओके, सो प्लीज यहाँ मेहनत कर लो। आई नो इफ यू आर फ्रॉम अ पीसीएम बैकग्राउंड और इफ यू आर नॉट आर्ट्स स्टूडेंट, सो मे बी इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू कि एकदम से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ना, बट थोड़ी सी मेहनत है, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग मेहनत है। सो इनको करने के बाद आपको अपने आप में एक अच्छी फीलिंग भी आएगी कि ओके, नाउ वी नो थिंग्स। ओके, तो हाँ, स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी से। हियर माय फोकस इज ऑन स्ट्रेटेजी, ना कि आपको चीज़ें बताने में या समझाने में। उसके लिए अलग वीडियोस होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक तो स्टैटिक रखा है, एक करंट अफेयर्स रखा है। ना स्टैटिक में अगेन मैंने उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो सब्जेक्ट है एंड एक वन लाइनर्स है। सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि जैसे कि जो हम सुनते आते हैं, क्योंकि हमें अभी तक क्या पता था कि जीएस में दो चीजें आती है, एक तो सब्जेक्ट्स आता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमी, कंप्यूटर होता है, और एक करंट अफेयर आता है। ठीक है, अब हम इतना तो जानते थे, पर ये वन लाइनर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये नहीं हमें पता था। जबकि सबसे ज्यादा अगर आपने पिछले पेपर्स देखे हो या मॉक सॉल्व किए हो, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें समझ नहीं आता है कि ये कैसे आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। ओके, ना अयोध्या किस नदी के किनारे है, ये इसमें से किस सब्जेक्ट में आएगा। हिस्ट्री में तो हमने कभी पढ़ा नहीं है अयोध्या का, पॉलिटी में नहीं होगा, ज्योग्राफी में हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, हमें पता है कि गंगा रिवर सिस्टम ये होती है, उसकी ट्रिब्यूटरी ये है। हमें ये नहीं पता था कि अयोध्या किस नदी के किनारे। तो इन्हें कहते हैं वन लाइनर्स। ये बहुत स्टैटिक नॉलेज होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे होगा, ये किन चीजों में आता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने डिवाइड किए हैं, जो क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट, अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से आराम से 15 क्वेश्चंस इन वन लाइनर्स पे होते हैं और करंट अफेयर पे होते हैं। तो सबसे पहले वन लाइनर्स चेक करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे, सॉरी, ये थोड़ा सा ना मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ 8 है और 18 ये हैं, तो दिस आर ऑलमोस्ट 26 टॉपिक्स। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इतने ही टॉपिक होते हैं, डेफिनेटली देयर आर ऑलमोस्ट 50 टॉपिक्स, बट मुझे इस टाइम पे 26 याद आए। दिस ऑल टॉपिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। सो अगर आप ये 26 भी कर लेते हैं, इन पे मेहनत कर लेते हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके अगर हम प्री की बात करें तो 25 में से आराम से
15 क्वेश्चंस बन जाना है, विच इज अ गुड स्कोर, ओके। और करंट अफेयर पे तो अलग से मेहनत होगी, तो उसके 2-4 मान लीजिए, 2-4-5 उसमें से हो जाते हैं तो। एंड अगेन मेंस में आपके 25 में से सेम 60-17 इंक्लूडिंग करंट अफेयर, अगर आप इतना भी स्कोर करते तो यू आर डूइंग ग्रेट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा है हमने सीएम। तो एवरीवन नोज कि सीएम क्या होता है, ओके। हर स्टेट के अपने अपने सीएम होते हैं। इंडिया में कितनी स्टेट्स है, हर स्टेट के सीएम है, यूनियन टेरिटरीज हैं, कहाँ पर सीएम है, कहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है। ये सब हमें पता होना चाहिए। उन स्टेट्स के कैपिटल पता होना चाहिए ऑब्वियसली। गवर्नर्स पता होना चाहिए। हर स्टेट में अपना एक गवर्नर होता है जो कि यूनियन को रिपोर्ट करता है, ओके। यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो कहाँ के स्टेट में गवर्नर है, सी दिस गवर्नर इज अ थिंग जो कि विद टाइम अपडेट होगी। सीएम ऑलमोस्ट ऐसे हर इन्फॉर्मेशन विद टाइम अपडेट होती रहती है, तो वो करंट अफेयर का पार्ट भी बन जाती है, बट यही स्टैटिक भी होती है। तो ऑल्दो ये इतना ब्लर लाइन है कि इतना क्लियर नहीं बता सकते, बट दिस आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी में कि हमें इन टॉपिक्स को तो एग्जाम के पहले देख कर जाना ही है। नेक्स्ट है स्टेट्स। हर स्टेट के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे आई टॉक अबाउट एमपी, ठीक है। तो एमपी इज नोन एज स्टेट ऑफ पल्सेस, ठीक है। ऐसे ही रत्नागिरी, रत्नागिरी का क्या फेमस है, ठीक है, आम फेमस है। रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। सो दिस आर इम्पोर्टेंट सिटीज जिनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। एकदम बेसिक नॉलेज है जो कि एक इंडियन सिटीजन को पता होना चाहिए, वो चीजें हैं, ओके। थोड़ा सा देखना है ना। नेक्स्ट इज दिस वन इज इम्पोर्टेंट, नेशनल फॉरेस्ट। इंडिया में कितने नेशनल फॉरेस्ट हैं, सबके नाम पता होना चाहिए। जो न्यूज में है वो तो पता ही होना चाहिए। जहाँ की कोई स्पीसीज अगर इंडेंजर्ड कैटेगरी में अभी आई है, या वहाँ इंडेंजर्ड से क्रिटिकली इंडेंजर्ड में मूव हुई है, तो वो नेशनल फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई से नेशनल फॉरेस्ट में हमारे पीएम विजिट किए हैं, तो वो कहाँ है, किस स्टेट में है, वहाँ कौन सा ऐसा एनिमल है जो वहाँ के लिए फेमस है। सो दिस आर फ्यू थिंग्स जो हमें पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स, difference between national forest and biosphere reserve. See, there are difference between a sanctuary. I will write a sanctuary too. ठीक है, there are sanctuaries. So हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व्स होते हैं कहीं कहीं, एलिफेंट रिजर्व्स होते हैं। सी मोस्ट ऑफ द एलिफेंट रिजर्व्स आर इन साउथ, ओके। So one of the famous is in Puri, I mean in Odisha. So ऐसे टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये सब हमें पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स, मुझे है ना वो नहीं मिल रहा है। अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे जो कैबिनेट, खैर वो तो एक अलग टॉपिक लिखा है मैंने। कुछ भी अपॉइंटमेंट होते हैं, कुछ भी पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, या कोई इम्पोर्टेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। जैसे फेसबुक का सीईओ कौन है, हमें पता होना चाहिए। ओला, ओला का सीईओ कौन है। अब सी ये बहुत आप सोचेंगे ये नॉलेज कहाँ काम आएगा, बट ये दिस इज समथिंग जो हमें एज अ पर्सन काफी इंटेलेक्चुअल बनाता है। तो इसलिए हमसे एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती है, हमें बेसिक नॉलेज पूछा जाता है। स्पोर्ट्स, देर आर सो मेनी स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड, ठीक है। हमारे लिए सारे स्पोर्ट्स का सारा जानकारी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो फेमस चीजें हैं, जैसे फुटबॉल है, जैसे बास्केटबॉल है, जैसे क्रिकेट है, ठीक है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, देयर आर मेनी मोर। तो हमारा इंडिया किस किस चीज में अच्छा कर रहा है। अगर हमारा इंडिया किसी स्पोर्ट्स में, जैसे कि रेसलिंग में अच्छा जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया से कौन रेसलर्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और रेसलिंग की टर्म्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी, प्लेयर्स कौन है, कौन सा टूर्नामेंट होता है। अगर कोई टूर्नामेंट होता है, जैसे ग्रैंड स्लैम होता है, ओलंपिक होता है, एशियाड होता है, जो भी हो रहा है, उसमें इंडिया गोल्ड जीत रहा है क्या, अगर जीत रहा है तो कौन जीत रहा है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये ऑल दो करंट अफेयर से अपडेट होती है, बट जो टर्म्स हैं, प्लेयर्स है, ये बहुत स्टैटिक नॉलेज है। टूर्नामेंट लाइक ग्रैंड स्लैम में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक
साल में, ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो। यूएस ओपन, देन ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन if I'm not wrong French Open, and one is Wimbledon. तो there are four Grand Slams. तो हर उसमें कौन जीत रहा है, कौन प्लेयर जीत रहा है, वो बहुत पूछा जाता है। सो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। देन कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमें पता होना चाहिए हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेल मंत्री कौन है, ठीक है। नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न से ये मैंने थोड़ा सा लिखा है स्पेसिफिक करके, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसपे इंडिया की इकोनॉमी काइंड ऑफ एक टाइम पर टिकी रहती थी, ऑल्दो अब प्राइवेट सेक्टर पे मूव कर गई है, बट स्टिल दिस इंडस्ट्रीज प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। जैसे ऑयल है, गैस है, देन आयरन है, स्टील इंडस्ट्री है। सो इनके पब्लिक सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ये फायदा करती है, नुकसान करती है, जो भी करती हैं। तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ है सिचुएटेड, क्या नाम है, कौन अभी हेड कर रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी के उसमें चाहोगे तो आपको गैस एंड ऑयल रिफाइनरीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आई एम राइटिंग इट हियर, असम में एक ऑयल रिफाइनरी है, ओके, कौन सी है उसके बारे में पूछा जाता है, कहाँ सिचुएटेड है, थोड़ा सा याद रखिए। डांस फॉर्म एंड क्लासिकल फॉक, देखिए अगर आप एसएससी या कोई भी एग्जाम देते तो आपने डांस फॉर्म तो सुना ही होगा कि एक क्वेश्चन तो आता ही है। देयर आर सो मेनी डांसेस इन इंडिया। इंडिया में लोगों के पास इतना सारा टैलेंट है ना कि बहुत डांस फॉर्म्स हैं। तो क्लासिकल डांस फॉर्म हमारे पास 6 है, शायद 6 या 7 है। जैसे कि भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ठीक है, देन आसाम का एक है, उड़ीसा का है, जो नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी। तो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है हमारे पास कुछ है। फोक डांस बहुत है, बिहू है, देन रास रसी है, देन एन नंबर ऑफ डांस फॉर्म्स आर देयर, ओके। तो हमें सब स्टेट के डांस फॉर्म पता होना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 3 नंबर मेंस में और 2 नंबर प्री में पक्के कर सकता है अगर आपको ये पता। और ये बहुत आई वुड से कि ना, बहुत इजी टॉपिक नहीं है, बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस आप जान गए ना, ट्रिक जान गए, हम निमोनिक टेक्निक के थ्रू याद करने की कोशिश कर रहे, तो हम कभी नहीं भूलेंगे, पक्का, आई कैन गारंटी। और फिर हम कितनी भी बार एग्जाम देंगे वो हमें पता होगा, हम बना लेंगे, हम किसी भी तरह आंसर में पहुंच जाएंगे। तो डांस फॉर्म पे मेहनत कीजिए, थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिए। देयर आर म्यूजिक ऑल्सो, सी नेक्स्ट पॉइंट है म्यूजिक। बहुत सारे फोक म्यूजिक है इंडिया में, ठीक है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि जैसे तबला, अब तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई वुड यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करिए, इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिख लीजिए, ये ज़्यादा कम होता है। जैसे तबला है, तबला के मेन जो तबला वादक कौन है जो फेमस है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें बांसुरी की, तो बांसुरी के लिए मेन फेमस कौन है, तो वो चीज़ है पेंटिंग्स अगेन, देर आर मधुबनी पेंटिंग्स, ठीक है, देर आर पेंटिंग्स लाइक जो अजंता एलोरा में कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, ठीक है। तो वो पेंटिंग्स कब की है, ठीक है, किसने बनाई होगी, किस टाइम पे बनी होगी। तो थोड़ा सा वो आर्ट फॉर्म क्या होता है जो अकबर के टाइम पे था, सॉरी आई वुड से जहांगीर के टाइम पे था आर्ट फॉर्म, वो आर्ट फॉर्म कौन सा, जहांगीर पेंटिंग के लिए फेमस है। तो हमें थोड़ा सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आर्ट फॉर्म है, जैसे एक हम देखते हैं कठपुतली डांस, कठपुतली, तो राजस्थान में उसे कठपुतली कहते हैं, कहीं और पे कुछ और कहते हैं। मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, मैं आपको दे दूंगी। तो आर्ट फॉर्म्स पता होना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज, हम जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास कौन सी कंट्री, जैसे ये मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर कहीं बांग्लादेश है, हमारा इंडिया ये हो गया। तो जो बांग्लादेश की बॉर्डर है वो इंडिया के किस स्टेट्स के साथ टच होती है,
हमें आइडिया होना चाहिए। दिस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग, क्योंकि हम ना क्या है कि बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे लेते, छोटी पे नहीं दे पाते। तो अगर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, सपोज, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और यहाँ पे ये बांग्लादेश है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, क्या असम डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, क्या सिक्किम डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, तो हमें पता होना चाहिए। हियर विल गेट कंफ्यूज। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना। हमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सब पता होना चाहिए कि अगर चाइना और इंडिया की बॉर्डर क्या कहलाती है। ओके, मैकमोहन लाइन किस दो कंट्रीज को अलग करती है, एलओसी किन दो कंट्रीज को अलग करती है, अफगानिस्तान से इंडिया का डायरेक्ट बॉर्डर है या नहीं है। ओके, देन विल कम टू मॉन्यूमेंट्स। ना सी आगरा का ताजमहल एवरीवन नोस कि शाहजहां ने बनाया था, बट देयर आर सो मेनी मोर मॉन्यूमेंट्स जिनका हमें पता भी नहीं है और जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं एक इजी एग्जांपल लूँ तो सन टेम्पल कोणार्क का, ठीक है, कहाँ है सन टेम्पल, पुरी में है, ठीक है। देन और भी बहुत सारे, मतलब कि अगर हम देखें तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने थे। देन जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये किस टाइम पीरियड में बनी है, ठीक है। कैलाश टेम्पल जो कि सिंगल स्टोन से बना हुआ है, ये किस स्टेट में आता है, किस रूलर के टाइम पे बना है। सो ये बेसिक मॉन्यूमेंट से रिलेटेड नॉलेज हमें होना चाहिए। देन कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगी, जैसे GSLV है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब SSC बहुत बार पूछ चुका है। डिफरेंस बिटवीन GSLV एंड PSLV। ओके, तो होता क्या है कि नाम से क्लियर है, ठीक है, ये जियो सिंक्रोनस है, ये पॉली। सो हमें पता होना चाहिए कि जियो सिंक्रोनस मतलब कि जो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करके मूव करती है वो जियो सिंक्रोनस होती है, ठीक है। तो ऐसे छोटा छोटा डिफरेंस साइंस एंड टेक में हमें पता होना चाहिए। और अगर कोई मेडिसिन आई है, अगर कोई इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिसमें कोई AI टूल आया है, जैसे ChatGPT आया है, सो वी मस्ट नो कि ChatGPT इन्वेंट किसने किया है, इतना यूज हो रहा है, और अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो it it questions our knowledge, okay। और हमें वहाँ पे अपना नॉलेज ही प्रूव करना है। अगेन साइंस एंड टेक में जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक में ही अगर हम उसे ले लेंगे, हमारे इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था लाफिंग बुद्धा किस ईयर में आया, ठीक है, किस ईयर में पास हुआ, 1996 में अगर हुआ है, उसके पहले भी एक बार हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। सो कैसे किसने हेड किया था, ओके, कैसे हुआ, सब कुछ पता होना चाहिए, हमने क्या अचीव किया था, क्या नहीं अचीव किया था। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। देयर आर ऑलमोस्ट 50 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, और इनफैक्ट मोर देन 50, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ ही है। तो अगर हम 20-30 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और उनके हेड याद कर लेते हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है, तो हमें क्या क्या याद करना है। एक तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, किस कंट्री में है, किस सिटी में है, ठीक है, उनके प्रेजेंट हेड कौन है, ठीक है, और उनका एम क्या है। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, एम इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर हमें कोई बोल देता है वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं वर्ल्ड बैंक और एक हम ले लेते हैं IMF, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस, इनको ट्विन, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, इन्हें ट्विन बैंक्स कहते हैं, ठीक है, बट इनमें भी कोई डिफरेंस तो होगा। इनकी जो वर्किंग कंडीशंस होगी, जो इनका एम होगा, जो गोल होगा, उसमें डिफरेंस होगा। तो वो हमें पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। इसके आगे आते हैं। सो देर आर ऑलमोस्ट 30, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी इफ यू आस्क फॉर इट, और विथ हेडक्वार्टर्स एंड विथ देयर हेड्स, अपडेटेड हेड्स जो भी हैं अभी उसके साथ, ठीक है। देन कम रिवर सिस्टम इंडिया में। ओके, सॉरी, मेरा इंडिया का मैं बहुत खराब बनता है फिलहाल।
ये सपोज इंडिया है, सपोज कर लो। तो एक तो यहाँ से इंडस रिवर सिस्टम जो जाता है, ठीक है, एक जाता है गंगा, ठीक है, एंड एक जाता है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को हम ऐसा ले लेंगे, जो महाराष्ट्र से निकलती है, थोड़ा समझ लीजिएगा, महाराष्ट्र से निकलता है। तो हमें ये कुछ 4-5 रिवर सिस्टम होते हैं, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, इंदस है, गंगा है। इन रिवर सिस्टम्स का इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी है, ठीक है। ये कहाँ से निकल के कहाँ गिर रही है, ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये कौन सा ओशन है, ये कौन सा ओशन है, ये पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हमें। ये इंडियन ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है, बे क्यों बोलते हैं इसे, देन ये अरेबियन सी है। आई थिंक इतना नॉलेज अगर रिवर सिस्टम का हो जाता है तो भी ना। फिर ओशंस अगेन, क्रॉप, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप होती है, रबी है, खरीफ है, जायद है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या करते हैं इतना जान के चले जाते हैं और फिर क्वेश्चन कुछ और ही पूछ लेते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे कि बताइए कि हमसे पूछ लिया कि टी कहाँ की फेमस है, या हमसे पूछ लिया कि कॉफी इसमें से किस जगह पर मिलती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम तो रबी खरीफ शायद पढ़ के गए थे क्रॉप के नाम पर, कुछ और लिया। तो हमें क्रॉप ऐसे पढ़ना है कि हमें उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन पता हो, हमें उसका सीजन पता हो। हमें ना सीजन पता हो तो हमें उनका टाइप तो पता हो कि अच्छा ठीक है, एप्पल ठंडी जगह पर लगता होगा, तो ठंडी जगह मोस्टली नॉर्थ में होती होगी क्योंकि नीचे तो ठंड, नमी है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। सो हमें अगर एप्पल चाहिए तो हमें ऊपर जाना होगा। तो हमारे ऑप्शंस अगर सपोज सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया इनके साथ दिए हुए हैं तो हम उन्हें एलिमिनेट करके कुछ भी एक दो ऑप्शन पे जा सकते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश होगा या फिर जम्मू कश्मीर होगा। देन वी विल हम उसे और अपना दिमाग लगा के कम कर सकते हैं। सो कब होगा ये सब, जब हम बेसिक चीजें जानते हैं कि वो कैसे आएगी इन स्टैटिक चीजों को पढ़ के। माउंटेन पिक्स हमें पता होना चाहिए, अन्नामलाई कहाँ है, हमें पता होना चाहिए कि अरावली रेंज किसे कहते हैं। अरावली रेंज कहाँ है, तो ठीक है, अगर ये दिल्ली है, ये राजस्थान है, तो ऐसे जाती है अरावली, ठीक है। अरावली रेंज का हाईएस्ट पिक क्या है, तो माउंटेन पिक्स। अगेन मेरे पास बहुत प्यारे नोट्स हैं, अगर इफ यू आस्क फॉर इट तो मैं दे दूंगी। मॉन्यूमेंट्स रिपीट हो गया शायद। फर्स्ट मैन एंड वुमेन, अगर आप लूसेंट का एंड पे चले जाओगे एकदम एंड वाले उस पे, तो आपको फर्स्ट मैन वुमेन मिलेंगे कि फर्स्ट मैन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, फर्स्ट मैन जो कि मून पर गया, फर्स्ट वुमेन जिसने जो डॉक्टर बनी, या जो भी है एक्स वाई जेड। तो हमें ये पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन जैसे नोबेल मिला, फर्स्ट इंडियन जिसे ऑस्कर मिला, अगेन इम्पोर्टेंट है। इतना ज्यादा नहीं है बट अगर आप पढ़ो ना, वैसे ही आउट ऑफ डेट हो गए क्वेश्चंस, इतना आप पूछे नहीं जाते, बट अगेन अगर आपको लग रहा है कि ये नॉलेज होना चाहिए। सो नेक्स्ट है बुक एंड ऑथर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में एक क्वेश्चन हर साल आता है, ओके। एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। अब उसमें भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक तो जो कि पुराने हैं, जैसे कि हमसे पूछ लिया कि जंगल बुक किसने लिखी है, ठीक है। या फिर हमसे पूछ लिया कि पंचतंत्र किसने लिखी है, या फिर हमसे पूछ लिया कोई हिस्ट्री की बुक, कुछ बहुत मतलब मेडिवल टाइम की बुक पूछ ली कि अकबरनामा किसने लिखी है, या उससे भी पहले की पूछ ली कि जैसे कि अगर हम बोले रजत रंगिनी किसने लिखी है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक नॉलेज हो गया जो कि हमें
स्टैटिक नॉलेज हो गया, जो कि हम अगर बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक पढ़ें पर्टिकुलरली तो हमें पता चल जाएगा, बट विथ हिस्ट्री, विथ रीडिंग हिस्ट्री हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि रजत रंगिनी किसने लिखी है, अकबरनामा किसने लिखी है, पंचतंत्र, जंगल बुक, ये तो बेसिक है। पर एक होता है करंट अफेयर में, जो अभी रिसेंट में पब्लिश हुई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब उसमें आता है कि बुकर्स प्राइज किसे मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम याद करते हैं। वो हम करंट अफेयर में देखेंगे। तो ये स्टैटिक टॉपिक्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। इन पे हमें एक एक वीडियो, सी यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे इन टॉपिक्स पे। नहीं मिलते हैं और शॉर्ट में चाहिए, सारा मटेरियल एकदम क्रिस्प में चाहिए, तो मैं भी प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि मैंने 10 वीडियोस देख के एक नोट्स बनाए हैं, वो भी कर दिया जाएगा। अब आई थिंक ये स्ट्रेटजी सब कुछ स्किप कर दीजिए, सबसे पहले इन्हें करिए, देन सब्जेक्ट्स पर आइए। हर सब्जेक्ट में भी अपना अपना स्टैटिक टॉपिक्स हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाऊंगी कि हिस्ट्री के स्टैटिक टॉपिक्स क्या क्या हैं। जो 50 टॉपिक होंगे, हम बस वो 50 टॉपिक करके जाएंगे। हम हिस्ट्री में और कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम बस इतना ही करेंगे। ज्योग्राफी में हाँ वो 10-20 टॉपिक है, वो कर लेंगे, हमारी 80% ऑफ ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी हाँ हम वही 10-15 टॉपिक करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑलमोस्ट 95% ऑफ पॉलिटी। तो मैं वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी एक एक करके। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है हमारा करंट अफेयर। Now see here I have written a note. Best way to do current affairs is to do it daily. अगर आपको करंट अफेयर में सच में मास्टरी करना है, आपको चाहिए कि एग्जाम के दिन आप ऐसा नहीं लगे कि हाँ पढ़ा है बट भूल गए, सो डेली करिए उन्हें, डेली रिवाइज करिए। बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जो डेली करंट अफेयर कराते हैं, सो हम वो कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की नो सी हियर आई हैव रिटन फ्यू टॉपिक्स, जो कि अब आप जैसे जब बहुत ही सोचने वाले हैं, पूरा साल तो नहीं हो पाया करंट अफेयर, अब इसमें जाना है, अब क्या करें। तो जो मैंने इसमें टॉपिक लिखवाया है ना वन लाइन में, इसमें से पिक करना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अपडेट हो गए होंगे, या कौन से ऐसे टॉपिक जो कि न्यूज़ में थे। डांस में कोई डांस न्यूज़ में था क्या, तो इन्हीं टॉपिक को हम करंट अफेयर से मर्ज करके पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैंने कुछ और लिख दिए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर कोई से स्टेट में इलेक्शन है, जैसे राइट नाउ कर्नाटका में इलेक्शन है, तो वी मस्ट नो कि कर्नाटका में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है और वहाँ कौन जीतने वाला है, वहाँ इशू क्या है, लिंगायत क्या है, ठीक है। और ऐसा बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अपॉइंटमेंट, तो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे कि सपोज सीबीआई के हेड कौन है, इनकम टैक्स के हेड कौन है, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग लेवल ऑफ जजेस होते हैं, तो चीफ कौन है और उनके नीचे कौन है, इलेक्शन कमीशन में कौन है अभी फिलहाल हेड, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ऐसे 50 मिनिस्ट्रीज, ऐसी हमारे पास कितनी मिनिस्ट्रीज है, कम से कम 11-12 मिनिस्ट्री होगी। हर मिनिस्ट्री के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है इनकम टैक्स आ जाता है, सेल्स टैक्स जीएसटी आ जाता है, सेंट्रल जीएसटी आ जाता है, और भी बहुत कुछ आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री में, किस डिपार्टमेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, कौन अभी लीड कर रहा है, ठीक है। देन आते हैं हम स्पोर्ट्स में। अगेन अगर कोई स्पोर्ट कंपटीशन अभी चल रहा है, जैसे कि खेलेगा इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया नहीं, खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया में कौन से स्टेट इसे होस्ट करने वाली है, इस साल कौन करने वाली है, नेक्स्ट ईयर कौन करने वाली है। अगर हरियाणा होस्ट कर रहा है तो कितने कितने गोल्ड जीते और किसने गोल्ड जीता और किस चीज में गोल्ड जीता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक मिनट सॉरी, हाँ, नेक्स्ट आता है बजट। अगर आपका एग्जाम, खैर अभी तो बजट के टाइम पे नहीं है, होता तो आपको बजट भी ध्यान रखना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कीम्स अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई स्कीम अगर न्यूज़ में है फिलहाल तो हमें पता होना चाहिए। और देयर आर सो मेनी स्कीम्स राइट नाउ जो अच्छा काम कर रही है, जैसे हर घर नल योजना है, देन पीएम आवास योजना है, किस साल चालू हुई। कोई स्टेट की स्कीम्स होती हैं, जैसे कि धन लक्ष्मी योजना है,
कोई स्कीम जो कि दूसरे स्टेट में भी उससे फायदा हुआ और उसको सेंट्रल ने अपनाया, ठीक है। जैसे एक 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 स्कीम मुझे याद नहीं आ रही है, सॉरी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ हमें गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी अभी इम्पोर्टेंट है उन्हें ध्यान रखना है। मेजर इवेंट्स एंड देयर ज्योग्राफिकल सराउंडिंग, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ मैं मेजर इवेंट्स एंड ज्योग्राफिकल सराउंडिंग्स का। जैसे यूक्रेन में जब वॉर हुआ था ना, तो यूक्रेन के पास जो सी था, ठीक है, वहाँ के हर सी का पूछने लग गए थे, प्लस उसके आसपास की जो कंट्रीज थी यूक्रेन के आसपास की, अजरबैजान है या जो भी उससे लग रही है, ठीक है, उनके इश्यूज उनके क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। सो हमें पता होना चाहिए अगर फिलहाल क्या ऐसा इवेंट है जो न्यूज में है, थोड़ा सा सोचिए और फिर उनके हिसाब से अपना उसके रिलेटेड डेटा प्रिपेयर कीजिए। कुछ इन्वेंशन हुआ हो, कुछ डिस्कवरी हुई हो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करिए। रिसेंट में कोई बुक्स एंड ऑथर्स, कोई बुकर्स प्राइज जीता है अभी एक इंडियन की बुक को एक फॉरेनर ने, मतलब ब्रिटेन वाली ने इंग्लिश में कन्वर्ट किया और उसे बुकर्स प्राइज मिला, ठीक है। बुकर्स प्राइज इंग्लिश में मिलता है, तो किस किस बुक को किया, ठीक है। देन देयर आर सम अवार्ड्स। ओके एक सेकंड, मैंने एक चीज नहीं लिखी, मैं शायद मिस कर दी। अवार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, तो हमें ये भी करना है। फिलहाल मुझे इतने ही टॉपिक याद आ रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि इतने ही हैं, डेफिनेटली कुछ और होंगे, पर पहले इतने तो करें, ठीक है। पहले हम इन टॉपिक्स को तो करें। अगर हम इन्हें कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, हिस्ट्री में हम एंशियंट के स्टैटिक देख लेंगे, मेडिवल के स्टैटिक देख लेंगे, मॉडर्न के स्टैटिक देख लेंगे। ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लेंगे। देन पॉलिटी में हम आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, सबसे देयर आर मोर देन 365 आर्टिकल्स, तो हम सारे थोड़ी याद करेंगे। हम कितने याद करेंगे? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, और हमें पता होना चाहिए कि कौन से 50 है। मुझे पता है तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर मेरे पास मैं नेक्स्ट वीडियो आप कहेंगे तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पर ही बना दूँगी, बहुत प्यारा वीडियो होगा, देखना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो ना बहुत इसमें एकदम ही वैसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में अगेन हमसे ऐसे कंप्यूटर ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कंप्यूटर अब क्वालिफाइंग हो गया है। जो मेंस एंड ऑफ में सेक्शन आता है जिसमें कंप्यूटर क्वालिफाइंग हो गया है, तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें 17 समथिंग लाना रहता है। तो अगेन ये इम्पोर्टेंट है, तो कंप्यूटर भी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखा। मैं सुहानी शर्मा, फिलहाल इनकम टैक्स में पोस्टेड हूँ, और मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लाऊंगी, क्योंकि जीएस इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स इंग्लिश सब कर लूँगी, जीएस है जो इट कैन बी समथिंग जो कि आपका गेम बना सकता है या बिगाड़ सकता है। So, पढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।